हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप अपकमिंग जो एग्जाम आपका आ रहा है एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि जो बच्चे अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये क्लास जो है वो पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, आंसर करिएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ग्रीनिश येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डेथ, पोस्ट मेच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस या आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। यस, तो देखिए यहाँ पे सभी लोग आंसर करना क्या राइट आंसर है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी आंसर जरूर करें आप लोग। तो चलिए, ग्रीनिश येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है आप सभी को पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में जो होता है वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो रहता है वो फीटल यूरिन होता है। ठीक है, क्या होता है, फीटल यूरिन जो रहता है मोस्ट ऑफ द कंटेंट इसके अंदर यही रहता है। और इसके अंदर इसका काम क्या होता है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर है। उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बच्चा अच्छे से फीटल का मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो सकता है। इसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनिशियली ये लेस देन 200 रहता है, लेकिन जैसे जैसे टर्म यानी कि जैसे जैसे 36 से लगा के 42 वीक के आसपास जो रहता है वो ये 600 to 800 ml हो जाता है। कितना होता है, 600 से लगा के 800 ml हो जाता है 42 वीक पे। और अगर आपको कोई पूछे कि 36 वीक पे कितना रहता है तो याद रखिएगा 1000 ml रहता है। और पोस्ट मैच्योरिटी यानी कि अगर 42 वीक के बियॉन्ड अगर हो जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 200 ml हो जाता है। क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कलर की बात हो रही है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल जो कलर रहता है, अगर हम वैसे क्रिस्टल क्लियर रहता है, इसका जो कलर रहता है वो एकदम क्लियर रहता है वाटर की तरह। लेकिन जैसे जैसे टर्म होता है यानी कि 40 वीक 42 वीक के आसपास जब होता है तब इसका कलर जो रहता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा रहता है, पेल स्ट्रॉ कलर का ये दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पेल स्ट्रॉ कलर। ठीक है ना। अब यहाँ पे कलर की बात, नॉर्मल कलर तो यही होता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रायूटेराइन डेथ, अगर किसी बच्चे की यूट्रस में ही डेथ हो गई है तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होगा, तो ब्राउन कलर का। कैसा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ब्राउन कलर का होगा। पोस्ट मैच्योरिटी अगर होता है यानी कि 42 वीक से बियॉन्ड हो चुका है तो ऐसे बच्चे के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो ग्रीनिश येलो कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीनिश ग्रीनिश येलो कलर। कलर कोडिंग से कई बार क्वेश्चन आया है तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फीटल डिस्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, यानी कि काफी टाइम से अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लेबर का प्रोसेस चल रहा है लेकिन फीटस की डिलीवरी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा जो रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बच्चे के अंदर फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, उसके हार्ट रेट में कमी आती है और रेस्पिरेशन में भी दिक्कत होती है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस होता है। और फीटल डिस्ट्रेस जब भी होता है तब क्या होता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर का यानी कि ग्रीन कलर का। नेक्स्ट, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि कोई मदर है जो आरएच नेगेटिव मदर है। ठीक है, मदर आरएच नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मदर आरएच नेगेटिव है अगर, ठीक है, तो उसका जो ब्लड एमनियोटिक फ्लूइड का कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। कैसा रहता है, गोल्डन कलर।
ठीक है, तो ये सारे कलर कोड आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ग्रीनिश येलो पूछा गया है, तो ग्रीनिश येलो किस में होगा, पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि 42 वीक से ज्यादा होते हैं तब ग्रीनिश येलो कलर हमें दिखाई देता है। तो देख लीजिए, ये कलर कोड के हिसाब से आपके इमेज भी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप बेटर तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ग्रीन कलर देख लीजिए, आप बच्चा है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, फीटल डिस्ट्रेस या फिर मेकोनियम स्टैन। ठीक है, मेकोनियम स्टैन एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी कि बच्चा जो है वो अगर मेकोनियम को एस्पिरेट करता है, मेकोनियम क्या होता है, बच्चे का फर्स्ट स्टूल जो होता है, वैसे बच्चा डिलीवरी के बाद में फर्स्ट स्टूल को पास करता है, लेकिन अगर ये यूट्रस में ही हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, बच्चा है वो तो स्वेलो करेगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड को वो स्वेलो करता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस होता है या मेकोनियम स्टैन, इन दोनों में ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी या फीटल हीमोलाइसिस अगर होता है तो हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ग्रीनिश येलो या सेफ्रॉन कलर, ग्रीनिश येलो या फिर सेफ्रॉन कलर दोनों पोस्ट मैच्योरिटी में आपको दिखाई देगा। डार्क ब्राउन और टोबैको जूस लाइक जो कलर होता है वो इंट्रायूटेराइन डेथ में दिखाई देता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए कि क्लियर एंड कलरलेस होता है एमनियोटिक फ्लूइड, इज नॉर्मल एंड इंडिकेट फीटल वेल बीइंग। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, यानी कि फीटल वेल बीइंग ये दिखाता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर रहता है और बिल्कुल कलरलेस होता है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग सही नहीं बोला गया है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो अगर क्वेश्चन में नॉट, एक्सेप्ट ऐसी कोई चीजें लिखी हुई हैं तो क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो दोबारा से उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा तभी आप उसका आंसर करेक्ट दे पाओगे। अदरवाइज अगर आपने वो नोट नहीं पढ़ा तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए इजी से इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं ऐसे, इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ए ऑप्शन है, इट इज एल्केलाइन इन नेचर, नियर टर्म इट्स टर्म गोल्डन कलर, specific gravity is about 1.010, 8 term it measure about 600 to 800 ml। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया है, तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। सभी आंसर करिएगा, आंसर करिए क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड का जो नेचर रहता है एल्केलाइन नेचर होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बच्चा रहता है, एसिडिक तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसका नेचर कैसा रहता है, एल्केलाइन नेचर रहता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 होती है, बिल्कुल सही बात है। 8 टर्म अभी मैंने बताया 600 से 800 ml इसका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे एक बात गलत लिखी गई है कि नियर टर्म इट्स कलर गोल्डन, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर RH इनकॉम्पिटिबिलिटी लिखा होता तभी ये गोल्डन कलर का होता है, वरना क्लिस्टर क्लियर कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, यहाँ पे इन फीटल डिस्ट्रेस डैश इज फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड। फीटल डिस्ट्रेस या फिर उसको हम मेकोनियम स्टेन भी बोल सकते हैं, मेकोनियम स्टेन। ठीक है, तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होगा, वर्निक्स कैसियोसा, पॉलीहाइड्रोमिनियस, मेकोनियम या फिर बाइल। फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाया जाएगा ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं पहले ही बोलती हूँ कि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है, बैक टू बैक हम टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। काफी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए आंसर करिएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फीटल डिस्ट्रेस में मेकोनियम स्टैन होता है तो बच्चा मेकोनियम को एस्पिरेट करता है, तो सी आंसर रहेगा, बाइल नहीं होगा। पॉलीहाइड्रामिनियस का मतलब तो होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 2000 ml से ज्यादा हो जाए। वर्निक्स कैसियोसा जो रहता है एक कवरिंग होता है, क्लियर एकदम कवरिंग होता है, सॉफ्ट कवरिंग होता है, जो बच्चे के ऊपर आप लगा हुआ देखते हैं, जो बच्चे को पूरी तरीके से कवर अप रखता है, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जाम का नाम भी हमने लिखा है कि इस एग्जाम में ये आए हुए हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, HCG, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। आंसर करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं करता है। आपको सभी को पता है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने प्लेसेंटा के रिगार्डिंग आपको बताया था कि प्लेसेंटा एंडोक्राइन फंक्शन करती है, यानी कि ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड आल्सो आपके HCG मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनका सिक्रीशन ये करती है। क्लियर है। तो ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी भी होते हैं। तो देखिए HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूं, अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है। ये हार्मोन आपको 8 से 9 दिन में यूरिन और ब्लड में आपको मिलेगा। इसलिए यूपीटी टेस्ट जब करते हैं, अगर प्रेगनेंसी है तो ये कंफर्म बताता है, किसकी वजह से, क्योंकि वो यूपीटी की जो किट होती है वो HCG सेंसिटिव होती है, इसीलिए अगर HCG होता है तो वो तुरंत इसमें डिटेक्ट करता है 8 to 9 डेज विद इन। क्लियर है। उसके बाद में ब्लड में भी आपको मिलेगा, और ये 60 से 70वें दिन एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 to 17 डेज, जब 70 डेज 60 से 70वें दिन, प्रेगनेंसी के 60 से 70वें दिन जो रहता है ये अपने हाईएस्ट लेवल पे रहता है HCG। उसके बाद में आपका सवाल ये बनना चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी के बाद में कहां पे जाता है और कब जाता है। तो प्रेगनेंसी के बाद में ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है, और ये विद इन 2 वीक, डिलीवरी के 2 वीक के बाद में ये आपको न ब्लड में दिखेगा न यूरिन में दिखेगा। क्लियर है। तो ये HCG की पूरी कहानी है, तो ये याद रखिए। तो ये रिलीज करता है, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है तो ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट आगे, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन पूछे, देखिए ये भी RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेंटेन इवन टेम्परेचर फॉर द फीटस, इंप्रूव यूरिन आउटपुट या कुशन इफेक्ट ऑफ द फीटस, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मैंने पहले ही बोला ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक्सेप्ट लिखा है, अगर नॉट लिखा है तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, आंसर करिएगा। यस, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन आपको पूछे गए हैं। ये फीटस के डेवलपमेंट में बिल्कुल हेल्प करता है, और इसका अमाउंट अगर अच्छा होता है 600 to 800 ml 8 टर्म, तो बच्चे के मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। कुशन, बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर, बच्चे की तरह एक बच्चे के लिए एक कुशन का काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड, इसलिए बच्चा फीटल का आराम से मूवमेंट हो सकता है, शॉक एब्जॉर्बर, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये सारा काम कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये कि ये यूरिन आउटपुट को इंप्रूव नहीं करता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इज अ पार्ट ऑफ यूरिन आउटपुट, लेकिन ये इंप्रूव या बढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा, तो हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड के काम के बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। मेंटेन इवन टेम्परेचर फॉर द फीटस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर एंड कीप द फीटस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि बच्चे का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर रहे, इसका काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। नेक्स्ट, प्रमोट फीटल डेवलपमेंट, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड अलाउ फ्री मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड फैसिलिटेट नॉर्मल ग्रोथ एंड मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। कुशनिंग इफेक्ट ऑफ द फीटस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड द फीटस एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी एंड मैकेनिकल शॉक से भी ये प्रिवेंट करता है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है ना। इसका प्रॉपर अमाउंट होना जरूरी है। प्रॉपर अमाउंट कैसे होगा, जब मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेगी तो इसका अमाउंट भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीएल स्टाफ नर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो,
ठीक है ना। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं। 20 टेस्ट आपको मिलेंगे और एमसीक्यू जो यहाँ पे एमसीक्यू क्रैश कोर्स है उसमें आपको टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू मिलने वाले हैं एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे ही। और आपके टेस्ट जो रहेंगे उसमें 20 टेस्ट आपको मिलेंगे और इन 20 टेस्ट एनसीएल के पैटर्न पे बने हुए टेस्ट हैं एंड इसके साथ में आपको मॉक टेस्ट देने के बाद में इसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो प्रॉपर अगर तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है तो आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच वाले क्वेश्चन है। मैच कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्लिनिकली सीखी, इसका फटाफट आंसर करिए तो समझ लीजिएगा कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर वाला जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है ना, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आप मैच यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए नहीं है तो आप मैच करके बता सकते हैं कि भाई इसका कलर का ये होगा, ये कलर का ये होगा। आंसर कर दीजिए क्या राइट आंसर रहेगा। यस, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर अभी मैंने बताया फीटल डिस्ट्रेस होता है, गोल्डन कलर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी एंड डार्क ब्राउन इंट्रायूटेराइन डेथ। वेरी इजी। तो इस तरीके से मैच वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का वेट कितना होता है, 700 ग्राम, 900 ग्राम, 600 ग्राम या 800 ग्राम। आरयूएचएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। यस एवरीवन, सभी आंसर करेंगे क्या करेक्ट आंसर रहेगा कि व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए प्रेगनेंसी में अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में 50 से 60 ग्राम इसका वेट होता है, लेकिन नियर टर्म जो रहता है ये 900 से लगा के 1000 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, 1 kg यानी कि टोटल। तो इतना इसका यूट्रस का वेट, क्योंकि फीटस ग्रो करता है, फीटस का भी वेट होता है, प्लेसेंटा होती है, इस वजह से इसका वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉलोनिक गोनेडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि एचसीजी जो है वो कहां से बनता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, यॉर्क सैक, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट या डेसिडुआ। आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, कहां से बनता है। आपके एचसीजी जो होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एचसीजी। यस, वेरी गुड। तो देखिए एचसीजी जो रहता है वो देखो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ये दोनों ही प्लेसेंटा की लेयर्स होती हैं, लेकिन जो आपके एचसीजी है वो सिक्रीट होता है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से। यॉर्क सैक का काम ये नहीं होता है। यॉर्क सैक ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक प्लेसेंटा ना बने तब तक। ठीक है ना, यानी कि 12 वीक तक, कॉर्पस लूटियम वगैरह। और डेसिडुआ आपको पता है एंडोमेट्रियम बिकम डेसिडुआ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिंगल टोन प्रेगनेंसी ऑफ हेल्दी वुमन एवरेज। एक हेल्दी वुमन में कितना एवरेज वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, आंसर करिएगा। यस, तो देखिए प्रेगनेंसी के तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो उसके अनुसार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg अप्रोक्स अगर हेल्दी वुमन है 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg वेट गेन होता है इसके अंदर, यानी कि टोटल कितना हो गया 11 kg। यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना रहेगा, 11 kg इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म इज एस्टिमेटेड बी। कितना वाटर रिटेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, आंसर करिएगा। वाटर रिटेन कितना होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, आंसर करेंगे फटाफट क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। यस, सभी बच्चे आंसर करें। क्लास को एक बारी आप सभी लोग जो है वो शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी बच्चे जो है वो यहाँ से हमें यहाँ जो है वो कनेक्ट हो जाए। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि कितना वाटर जो होता है वो इसमें होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो देखिए रिटेन वाटर होता है 6.5 लीटर होता है। क्लियर है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, आरबीसी बढ़ता है, सारी चीजें प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ती हैं, जिस वजह से क्या होता है अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन भी इसके अंदर बढ़ता है।
लेकिन अगर बैलेंस और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, अदरवाइज ज्यादा भी अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा हो गया तो प्रेगनेंसी में हाई रिस्क हो जाता है, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है? इसलिए एक प्रेगनेंसी में प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। तो सी जो रहेगा वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाइट लाइन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। देख सकते हैं आप, व्हाइट और पिंकिश होता है, ये लाइन जो रहती है एक व्हाइटिश होती है एंड पिंकिश, ऐसी लाइन बन जाती है लोअर एब्डोमेन पे। तो क्या वो प्रेगनेंसी मास्क होता है? नन ऑफ दीज, लीनिया नाइग्रा या स्ट्राइग्रेविडम। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ? बहुत इजी है, व्हाइटिश पिंक कलर की लाइन मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद में आपको ज्यादा, क्योंकि स्किन में स्ट्रेचिंग होता है जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है। तो इसको प्रेगनेंसी मास्क नहीं बोलेंगे। कोलेज्मा जो होता है, जो फोरहेड पे होता है, आपके नोज, टिप ऑफ नोज, चिक्स पे होता है, उसको हम कोलेज्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। लीनिया नाइग्रा जो रहता है वो आपके जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके ब्राउनिश कलर की लाइन बनती है जिफोर्ड स्टर्नम से लगा के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। स्ट्राइग्रेविडम इसको हम बोलते हैं, मेलानोसाइट हार्मोन की वजह से ये होता है। एंड प्रेगनेंसी में स्किन की स्ट्रेच होने की वजह से भी आपको ये दिखाई देता है। बटक्स वाले पार्ट पे हो सकता है और यहाँ पे डॉन वाले पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, थिक बोन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कोलेज्मा, हेगार साइन, चार्डविक साइन या लीनिया नाइग्रा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा नोज पे, आंख के नीचे, है ना। ये क्या चीज होती है? एक तो मैं आपको बता दूं, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, इस वजह से आपको ये देखने को, बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सारे हार्मोन इसमें वर्क करते हैं, तो स्टिमुलेशन की वजह से होता है और इसको हम कोलेज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेज्मा। और सेकंड ट्राइमेस्टर के आसपास आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे हेगार साइन। हेगार साइन प्रेगनेंसी का एक प्रोबेबल साइन होता है। प्रेगनेंसी में 3 साइन होते हैं, आपको पता है, जिसमें पॉजिटिव होता है, प्रिज्यूमटिव होता है और प्रोबेबल साइन होता है। क्लियर है? तो हेगार साइन जो होते हैं वो आपके प्रोबेबल साइन के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हेगार साइन बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। चार्डविक साइन जो होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना एंड सर्विक्स को हम बोलते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लीनिया नाइग्रा अभी मैंने बताया, एक स्ट्रेट ब्राउन कलर की लाइन बनती है जो कि जिफोर्ड स्टर्नम से लगा के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? कोलेज्मा। नेक्स्ट, hypertrophic sebaceous gland around nipple during pregnancy are called। sebaceous gland जो रहती है निप्पल के अराउंड, ब्रेस्ट के अराउंड जो रहता है, वहां पे आपको देखने को मिलती है, हाइपरट्रॉफिक हो जाती है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? sebaceous cyst, कोलेज्मा, मोंटेग्यू मेरी ट्यूबरकल या लीनिया नाइग्रा। ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन भी बच्चे को फीडिंग भी करवानी पड़ती है, इसीलिए ये एडवांस में क्या होता है, उस वहां पे हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया वगैरह देखने को मिलता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू मेरी ट्यूबरकल बोलेंगे, सिस्ट नहीं बोलेंगे, कोलेज्मा नहीं, या फिर लीनिया नाइग्रा भी यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज ड्यू। प्रेगनेंसी में देखिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, इसका मतलब तो ये होता है कि देखिए प्रेगनेंसी में जो रहता है आपके प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ता है। मैं साइड हो जाती, शायद आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लगभग 50% प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, आरबीसी भी बढ़ता है, और जिस वजह से क्या होता है, हिमेटोक्रेट लेवल कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस वजह से हिमोटोक्रेट कम यानी कि हीमोग्लोबिन कम, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? बैलेंस डाइट लेना है, न्यूट्रिशन, आयरन से भरपूर खाना खाना है, प्लस आप आयरन की टैबलेट तो देते हैं, फॉलिक एसिड आयरन वो तो चलती ही है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। बाकी ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हिमेटोक्रेट कम होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन की वजह से, हीमोडायलिसिस
डायल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन या डिक्रीज डायट्री, तो हीमोडाइल्यूशन हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम 50% तक यहाँ पर बढ़ता है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल एक्सेप्ट, आंसर करिएगा कि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, फ्लूइड डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ द नोज, या सर्विक्स फील लाइक द लिप ऑफ द माउथ, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। यस एवरीवन, ये क्वेश्चन या फिर ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन मैं पहले भी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आंसर आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्वाइकल क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सर्विक्स बिकम सॉफ्ट आपको पता है, गुडेल साइन, गुडेल साइन जो कि प्रेगनेंसी में होता है, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, फ्लूइड डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स दैट इज द चार्डविक साइन, या फिर उसको आप जेक्वेमियर साइन भी बोल सकते हैं, सर्विक्स फील लाइक लीप ऑफ द माउथ, तो ये भी सही है, प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स रहता है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, लिप आपके जो लिप होते हैं वो स्ट्रक्चर वहां पर आपको फील होता है जब एग्जामिनेशन जो करते हैं जैसे गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह उस टाइम। टिप ऑफ द नोज कब फील होता है, जब वो सीए सर्विक्स होता है, नहीं टिप ऑफ द नोज जो रहता है वो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट, सॉरी नॉन प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है उसमें सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ द नोज जो रहता है वैसा फील होता है। और फोरहेड की जगह इतना हार्ड सर्विक्स कब फील होता है एग्जामिनेशन जब करते, जब सर्विक्स का कोई कैंसर हो तब ऐसा फील होता है। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, मैंने इसको अलग से भी एक शॉर्ट भी बना दिया था क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें एक्सेप्ट पूछा है तो सी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि टिप ऑफ द नोज तो नॉन प्रेगनेंसी में रहता है, लिप ऑफ द माउथ रहता है, सर्विक्स फील लाइक वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट, इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डेली पढ़ते हैं। 6 PM आपका लाइव सेशन भी होता है, संडे आपकी मैराथन भी चल रही है, काफी कुछ आपके एनसीएल के लिए हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो आप बने रहिएगा किरोशा एकेडमी के साथ में। एनसीएल का आपका कोर्स एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो आप अभी भी आपके पास में टाइम है, अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दीजिएगा, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है, सिलेक्शन तो उसी का होगा। क्लियर है? तो ईमानदारी के साथ में बने रहिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।